नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट प्लानिंग आपके जिंदगी के जरूरी लक्ष्यों में सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य माना जाता है और कहा जाता है कि आपकी पहली सैलरी के साथ ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की तो कम से कम शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट पर, कैसी स्कीम्स में निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट को और भी ज्यादा टेंशन फ्री बना सकते हैं, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है आज फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट लिमिटेड से। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और रिटायरमेंट प्लानिंग, हमें इनफैक्ट जितने भी सवाल आते हैं, हर कोई अपने रिटायरमेंट को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि हाँ, उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग समय पर करनी है और करनी चाहिए भी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट को हम और भी ज्यादा टेंशन फ्री कर सकते हैं। तो वो कौन से जरूरी बातें हैं जिसका ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली कड़ी कौन सी है, ये बताइए फिरोज। नमस्कार स्वाति जी। जैसे आपने सही फरमाया कि रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। इसीलिए इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि कोई रिटायरमेंट की लोन नहीं देता। कार की लोन होती है, घर की लोन होती है, बच्चों की पढ़ाई का भी लोन हो जाता है, बच्चों की शादी के भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई आपको लोन देने के लिए तैयार ही नहीं होता। सो इसीलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, कर जो हमारे कंट्री में जो सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है, जहां पे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चों के भरोसे रह सकते थे आप और रिटायरमेंट बच्चे देख लेंगे, ये स्थिति थी। बट 20 सालों बाद क्या आलम होगा वो पता नहीं है। तो इसीलिए रिटायरमेंट को अगर आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी है तो पहले दें। और जब आप रिटायरमेंट को प्लानिंग को महत्वपूर्णता दे रहे हैं तो उसकी ये जो इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज महंगाई। आज तो महंगाई बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, महंगाई काफी बढ़ चुकी है। तो महंगाई को देख के अगर आपको आज की स्थिति में अगर 1 करोड़ रुपया होता कि तो आप रिटायर कर जाते, अगर आपको ये लगता है जहन में, तो आपको 20 साल बाद वही लाइफस्टाइल जीने के लिए 4.5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी है। महंगाई इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि 20 साल में आपको 4.5 गुना पैसे चाहिए होंगे ताकि आप रिटायर कर पाए। दैट्स द फर्स्ट कड़ी। सेकेंड इज आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या एसेट एलोकेशन ले सकते हैं, ये 2-3 चीजें और हैं। और लास्टली आपको एसेट एलोकेशन के बाद फिर स्कीम सिलेक्शन कैसी करें, डिसिप्लिन कैसे आएगा, ये सब जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं अगर आप अपने प्लान में शामिल करते हैं तो रिटायरमेंट की संभावना, अच्छे रिटायरमेंट की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो आपने कहा महंगाई को जोड़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कई जो लोग हैं वो रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि हम जब कहते हैं कि आप नॉमिनल नहीं, रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझें, तो ये रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो कि हम महंगाई को जोड़कर लेते हैं, उसको अगर थोड़ा हम उदाहरण के जरिए आपके थ्रू समझे फिरोज, तो वो कैसे होगा? कैसे मानिए 20 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि चलिए 1 करोड़ की रकम तो हमें 20 साल के बाद काफी पड़ेगी, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है वो शायद 20 साल के बाद 1 करोड़ की रकम ना काफी पड़े। तो वो 1 करोड़ की रकम 20 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा? यस स्वाति जी, पहले तो जैसे आपने कहा कि रियल रिटर्न क्या होती है वो मैं समझा देता हूं, फिर एक उदाहरण लेता हूं रियल रिटर्न को समझाने के लिए। रियल रिटर्न बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी रिटर्न महंगाई से ज्यादा है तो आप रियल रिटर्न कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समझो कि महंगाई 7% है और आपने एफडी में पैसे लगाए हुए हैं 5% पे, तो आप महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे, तो आपकी रियल रिटर्न नेगेटिव है। 5% की आपकी रिटर्न है माइनस महंगाई, आपकी रिटर्न में से महंगाई को निकाल दें तो जो बचता है उसको कहते हैं रियल रिटर्न। तो अगर आपकी रिटर्न 5% है और महंगाई 7% है तो 5 - 7 - 2 होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव रियल रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न 10 - 7 3, that is positive real return. Real return is nothing but the return subtracted by inflation. So this is what is the concept, Swati ji, real return का जो concept है।
अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं, पहले भी समझा चुका हूँ, बट आई थिंक एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव। अगर समझो कि मैं ये शर्ट खरीदने जा रहा हूं दुकान, और ये शर्ट है 1,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और मुझे लगता है कि ये शर्ट की मुझे आज जरूरत नहीं है, ये 1,000 रुपए में इन्वेस्ट कर देता हूं, 1 साल बाद जब शर्ट की जरूरत होगी तब खरीद लूंगा। समझिए कि मैंने जो 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए वो 1,100 रुपए हो गए, इन्वेस्टिंग अच्छी तरह से की थी। तो मेरे 1,000 रुपए जो मैंने निवेश किए थे, शर्ट खरीदने के लिए पैसे रखे थे, 1 साल बाद देखता हूं तो खोल के अपना स्टेटमेंट देखता हूं तो पता लगता है कि 1,000 रुपए जो डले थे वो 1,100 हो चुके हैं। तो मैं बड़ा खुश हूं कि 100 रुपए कमा लिए 1,000 रुपए में। अब ये 1,100 लेके अगर मैं दुकानदार के पास जाता हूं और बोलता हूं कि भाई ये शर्ट दे दो, अगर वो कहे कि अब ये शर्ट 1,200 का हो गया, तो अब मेरे पास जो 1,100 रुपए थे उससे मैं शर्ट क्या खरीद पाया? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने शर्ट की जितनी बढ़त थी दामों की उससे कम कमाया। इसीलिए रियल रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पैसे को स्टोर कर रहे हैं, एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो चीज खरीदने में उसके पैसे लगने वाले हैं उससे ज्यादा, महंगाई से ज्यादा आपकी रिटर्न बढ़ेगी, तभी वो शर्ट मैं खरीद पाऊंगा। इसीलिए रियल रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सॉरी स्वाति जी, लॉन्ग आंसर बट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल आपने बहुत ही सही और आसान तरीके से समझाया रियल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या और हमें क्यों उसको खास तौर पर जो हमारी लंबी अवधि के लक्ष्य होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको शामिल करना चाहिए। चर्चा हम जारी रखेंगे और आपसे जानेंगे भी हम कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैसी स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। लेकिन उससे पहले चलिए कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से फोन लाइन पर है। प्रशांत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका अपने शो में। आप 42 इयर्स के हैं और 15 साल में आप अपना एक निवेश एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये क्या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और उसके लिए आप ये तमाम निवेश कर रहे हैं अभी? थैंक्स अ लॉट मैम फॉर इंक्लूडिंग मी इन द प्रोग्राम। मैम, ये एक्चुअली मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था इस पर मैं एडवाइस चाह रहा था कि ये मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं। और एक्चुअली मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहा हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स, मैं 18 साल बाद रिटायर करूंगा, बट 15 साल के बाद मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से मैं कितना एक्यूमुलेशन कर सकता हूँ। ओके, और आपके 8 फंड में कम से कम 20,000 की एसआईपी चल रही है और एनपीएस में भी आप 18,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें और टोटल वैल्यू अभी आपकी 22 लाख की है। यस मैम, पीपीएफ में भी मैं 1 लाख पर ईयर डालता हूँ मैम। अभी प्रेजेंट 16,44,000 के करीब पीपीएफ में है मैम। ओके, ऑल राइट। तो कुछ फंड्स भी हैं जिसमें निवेश करें। चलिए फिरोज हमारे साथ है, उन्हीं से जान लेते हैं आपके निवेश पर आए। फिरोज, इनके पास 8 फंड हैं। इनफैक्ट एसबीआई के बहुत सारे फंड्स में इन्होंने निवेश करके रखा है और कुछ बाकी फंड्स भी हैं, स्मॉल कैप एमएनसी फंड भी है। बताइए कैसे इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही है और क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है इन्हें? यस, प्रशांत जी को स्वाति जी थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। पहले इनका जो प्रश्न है कि कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसका जवाब दे देते हैं। पहले तो बहुत खुशी की बात है कि 42 इयर्स की एज में इन्होंने एक मुश्त कॉर्पस इकट्ठा किया हुआ इन्वेस्टिंग करने के साथ, और 15 साल का और लंबा अवधि का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं 20,000 रुपए की एसआईपी। ये जो आपकी करंट कॉर्पस है और जो आपकी जो 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी जा रही है, इसको अगर 12% पे ग्रो किया जाए तो आप 3 करोड़ 10 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं 15 साल में। अब रहा सवाल, क्या 12% की रिटर्न की उम्मीद करना वाजिबी है या अनफेयर है? मेरे हिसाब से बड़ा फेयर है। सो यू कैन गेट टू 3 करोड़ प्रशांत, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें एक कंसर्न मुझे ये है कि आपके 60% पैसे एसबीआई एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 60% पैसे आपने लगाए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई ऑफ कोर्स मेरी एक फेवरेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उनके जो सीआईओ हैं आर श्रीनिवासन, मेरे वन ऑफ द फेवरेट फंड मैनेजर्स भी हैं और सीआईओ भी हैं। बट रहा सवाल ये है कि प्रिंसिपली कैन यू पुट 60% ऑफ योर मनी इन वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी? द आंसर टू माय माइंड इज नो, क्योंकि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक क्षमता होती है, एक खासियत होती है। तो थोड़ी दूसरी एएमसीज को भी आपको शामिल करना चाहिए। 20 to 30% इन वन एएमसी इज द अपर लिमिट टू माय माइंड प्रशांत जी।
और उसके लिए मैं आपको थोड़े बदलाव सजेस्ट कर देता हूं। आपको एग्जिट करनी है थोड़ी स्कीम्स, जो आदित्य बिरला एमएनसी फंड है उसको एग्जिट करना है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप और एसबीआई मल्टी कैप इसको एग्जिट करना है, और क्वांट स्मॉल कैप को एग्जिट करना है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 स्कीम्स आप एंटर कर सकते हैं। और बाकी जो 4 मैंने बताई उसको आप एग्जिट करें, और एसबीआई में 60% से कैसे भी आप प्रोपोर्शंस को चेंज करके 30% पे लाएं। ओके, तो यहाँ पर फंड पर आय आपको मिल गई है प्रशांत जी, और कुछ बदलाव करने की जरूरत है, वो अपने हिसाब से आप ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अहमदाबाद से कैलाश प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी जरा चर्चा करते हैं। कैलाश जी, आपका शो में स्वागत है। आप बताइए, आप अपने निवेश पर राय लेना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। थोड़ा सा बताएंगे अपने अभी करंट पोर्टफोलियो के बारे में। मेरा करंट पोर्टफोलियो अभी है, उसमें पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है 3000 मंथली, फिर बीओआई एक्सा मल्टी कैप फंड में मेरा 2000 मंथली का इन्वेस्टमेंट है, और टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 2000 मंथली का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे अभी ये कंटिन्यू रखना चाहिए इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से, या फिर इसमें कोई चेंजेस करने की मेरे को जरूरत है, वो जानना चाहता था। कैलाश जी, कोई आपका लक्ष्य नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कितने साल के बाद कितना आपको रकम चाहिए, ऐसा कोई प्लान है आपका? नहीं, ऐसा मैंने प्लान नहीं किया मैडम अभी, बट करंटली ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, तो उस हिसाब से मेरे को अभी बेटर फ्यूचर में रिटर्न मिले, उस हिसाब से मैं राय जानना चाहता था। अच्छा, ओके ओके, तो इनको प्योरली फंड पर अपने राय चाहिए। फिरोज, 3 फंड है इनके पास, 7000 की इनकी एसआईपी है। फंड सिलेक्शन इनका कैसा है, ये सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं अपने सवाल में। कैलाश जी का फंड सिलेक्शन थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस पे आधारित है, ये क्लियरली समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने जो 7000 रुपए की एसआईपी की है उसमें कोई कोर कंपोनेंट है नहीं, तो स्ट्रेटजी नहीं है, ट्रांजैक्शनली इन्होंने खरीदे हैं, क्योंकि टाटा डिजिटल स्कीम एक डिजिटल थीम के हिसाब से चलता है। फ्लेक्सी कैप आपकी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, और स्मॉल कैप है। तो पहले होता है लार्ज कैप, जो एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो आपके इसमें मिसिंग है। मिड कैप फंड मिसिंग है, आपके मल्टी कैप फंड मिसिंग है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक कोर पोर्शन पहले पोर्टफोलियो का बनना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी उसके बाद आती है पेरिफेरल पोर्टफोलियो में। तो ये एक चीज कैलाश जी आप थोड़ी चेंज करें। पास्ट परफॉर्मेंस में डिजिटल स्कीम ने बहुत अच्छी रिटर्न दी थी, तो काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट करने की सोची और इन्वेस्ट भी किया। आपने एक स्मॉल कैप फंड भी खरीदा हुआ है, बट मिड कैप फंड स्कीम नहीं खरीदा। सो इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनली ड्रिवन पोर्टफोलियो। तो इसमें चेंजेस मैं बता देता हूं कैलाश साहब। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और टाटा डिजिटल को आप अभी फिलहाल बनाए रखें, बट उसको भी आपको कभी ना कभी एग्जिट करना है और लार्ज कैप स्कीम से रिप्लेस करना है। और बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है उसको एग्जिट करना है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को भी आपको एग्जिट करना है मेरे हिसाब से। तो रिटायरमेंट के लिए कौन से फंड्स, कौन सी स्कीम्स में आपको निवेश करना चाहिए, एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, इस पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। फिरोज अजीज हमारे साथ है। फिरोज, खासतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जब हम एसेट एलोकेशन करते हैं तो वो किस पर आधारित होना चाहिए कि हमें इक्विटी में कितना एलोकेट करना चाहिए, डेट में कितना एलोकेट करना चाहिए, स्पेशली अगर हम एक प्लानिंग कर रहे हो व्हेन वी आर अराउंड 35 इयर्स, मतलब हमारे पास अभी लगभग 25-30 साल और है रिटायरमेंट के नजदीक आने में। स्वाति जी, जितना आप हिम्मत जुटा के इक्विटी में झुकाव देंगे, अगर आप 35 साल के हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आपके पास एटलीस्ट 20-25 साल है रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से 90% भी इक्विटी में जा सकता है, बट ये कहना सरल है, करना मुश्किल है। तो 80-20, 80 फेवरिंग इक्विटी, 20 फेवरिंग डेट। आज की करंट डेट सर्कमस्टांस में भी यील्ड्स ऊपर हैं, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी अच्छे ब्याज दर मिल रहे हैं। तो पॉइंट 1, अगर 35 इयर्स की एज है तो 80-20, 80 फेवरिंग इक्विटी में 12.5-13% की रिटर्न आने की उम्मीद है। दैट्स पॉइंट 1। एंड वो करने के लिए आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है रिटायरमेंट के, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, उसमें ज्यादा झुकाव डेट की तरफ है, और इसीलिए नेचुरली इंडियन इन्वेस्टर्स ने डेट में ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि महंगाई को मात दे पाएंगे। सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, Swati ji, which your shows always keep doing, but I'm re-highlighting the same.
ओके। और कौन से ऐसे स्कीम्स मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप रेकमेंड करेंगे स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें निवेश किया जा सकता है? ये स्वाति जी, काफी सारी स्कीम्स हैं जिनके नाम ही रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, बट मेरे हिसाब से वो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ इंड्यूस्ड डिसिप्लिन रख सकते हैं खुद से, तो ओपन एंडेड स्कीम से रिटायरमेंट की प्लानिंग और बेहतर हो सकती है। क्योंकि रिटायरमेंट प्लान के पैसे जो है 5 इयर्स लॉक इन हो जाते हैं, अंडर परफॉर्मेंस है तो भी आप चेंज नहीं कर पाते इतनी आसानी से। तो 5 स्कीम्स बता देता हूं जो काफी लंबी अवधि से चल रही है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 25 साल से चल रही है और आज जो रिटायर हो रहे हैं उनकी काफी लोगों की मदद की है प्रशांत जैन साहब ने फंड चला के 25-26 साल से। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्ट निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये भी 20-25 साल पुराना फंड है, वो सेकंड रिटायरमेंट स्कीम होगी। इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप थोड़ा रिलेटिवली नया स्कीम है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें 5 अलग कैटेगरी के 5 अलग स्कीम। एवरेज पीरियड ये फंडों की 15 साल से एग्जिस्टिंग है। तो 15 साल से फंड जो है उनसे एटलीस्ट जुड़ के 15 साल आगे की आप उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न की। ये हो गया इक्विटी साइड पे। डेट साइड पे आज की करंट हाइटेंड यील्ड्स पे आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड, ये जो है ये 6.25% की पोस्ट टैक्स रिटर्न इंडेक्सेशन के बाद दे सकता है, जो कि 10% की एफडी का मुकाबला कर सकता है फॉर अ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इंडिविजुअल। ओके, तो ये तो हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए खास तौर पर कैसी स्कीम्स में आप निवेश कर सकते हैं ये जाना। फिर उससे एक कॉलर से बात कर लेते हैं। अब कोलकाता से राजू सिकदर साहब हमारे साथ है। राजू जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के इस शो में। आप 2050 तक मतलब 28 साल में 1 करोड़ की राशि चाहते हैं अपने लिए। थोड़ा बताएंगे आप किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं? मतलब रिटायरमेंट के लिए मैडम। रिटायरमेंट के लिए। हाँ। 28 साल में। अभी आपकी उम्र 21 साल है? हाँ, 21 साल है मैडम। ओके, तो 28 साल के बाद मतलब 49-50 इयर्स में रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं? हाँ, 50 में रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा मतलब बेटा बेटी जो होगा उसका देखेगा। अच्छा, ओके। तो अभी आप 3 फंड में 3000 के एसआईपी कर रहे हैं आप। चलिए, मैं सीधे एक्सपर्ट से ही समझती हूँ आपके इस प्लान के बारे में, आप कैसे जा सकते हैं इसको लेकर। बताइए फिरोज, इनके 3 फंड्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या बदलाव करने की जरूरत है? यस, आई थिंक स्वाति जी, राजू का जो एस्पिरेशन है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का बहुत अच्छा है। 21 साल की उम्र में अपनी एसआईपी कर रहे हैं, 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 28 साल में 4000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ पहुंच सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, अगर वो 1000 से अपनी एसआईपी बढ़ा दें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन्होंने यूलिप खरीदे हैं। यूलिप खरीदा है टाटा AIA का फ्यूचर प्रो एसआईपी। ये एक यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। हमने कई सारे हजारों यूलिप एवेल्युएट किए, म्यूचुअल फंड की तुलना में यूलिप उतनी रिटर्न दे नहीं पाता। तो उसमें से आप जितना जल्दी अपनी किस्तें रोक पाए विदाउट अ कॉस्ट, बात करके अपने एडवाइजर से जो जिसने आपको ये दिया था उससे बात करके उसको रोकें। इट इज लाइक पुटिंग गुड मनी टू बैड। सेकंड, आई थिंक आपको एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आईसीआईसीआई ब्लू चिप को आप एग्जिट कर सकते हैं और टाटा AIA फ्यूचर प्रो जो यूलिप है उसमें से जितना जल्दी हो सके उसमें निकलना चाहिए। और यूलिप हमने काफी सारी एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन पे निकले हैं कि यूलिप के बगैर बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकते हैं। ओके, तो बस एक यूलिप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में निकलने की सलाह है, और कुछ नया निवेश भी जिन फंड में आप निवेश कर सकते हैं राजू जी, उसमें आप रेकमेंड कर रहे हैं फिरोज आपको। आप जरा इस पर गौर कीजिएगा। और अभी तो आप बहुत यंग एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और लक्ष्य अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जोड़िए जिसको लेकर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। महेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ है ग्वालियर से, उनसे भी करते हैं बात। महेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी। जी सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा एज 67 है। हेलो। ओके जी, सुन पा रहे सर, पूछते रहिए सवाल।
महेंद्र जी सुन पा रहे हैं हम आपको, आप पूछते रहिए सवाल अपना। महेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। ओके चलिए, महेंद्र जी ने हमें सवाल भेजा भी था, कोशिश करेंगे उन्हें कनेक्ट करने की। 67 इयर्स के हैं, जैसा उन्होंने बताया भी, रिटायर्ड हैं। इनके पास सारे खर्चे पूरे करने के बाद 50,000 रुपए बचते हैं फिरोज, जिसमें ये 10,000 रुपीज पर मंथ ELSS में निवेश करते हैं। अब जो बाकी के बचे पैसे हैं, इन्होंने वैसे 35,000 रुपीज बोला, 35 टू मे बी 40,000 ये कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, फंड में डालना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि शायद इनको इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टिल ही वांट्स टू इन्वेस्ट, ये चाहते हैं कि ये निवेश करें इन फंड को। तो आप इनके एट द ईयर ऑफ एज ऑफ 67 इस प्लानिंग को कैसा मानेंगे और कैसे फंड इन्हें सजेस्ट करेंगे? यस स्वाति जी, महेंद्र जी जो हैं वो 67 इयर्स के हैं। हमारे शो की वर्सिटैलिटी देखिए, अभी हमने 21 साल जो इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे भी बात की, अब हम 67 इयर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी बात की। और महेंद्र जी की जो रिटायरमेंट है इतनी बेहतरीन है कि उनके पास सरप्लस पैसे हैं, तो ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पैसे की 4-5 साल 7 साल के लिए ना हो तो इक्विटी आप जरूर रख सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो इनकी 60%, 50 से 60% जो मंथली रेकरिंग इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटी में डालने का मैं सुझाव जरूर दूंगा, क्योंकि इनको पैसे नहीं चाहिए, ये भी इन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनको डेट का भी बहुत फायदा लेना चाहिए। 2 स्कीम्स जो है, IDFC गिल्ड और आदित्य बिरला सन लाइफ की जो निफ्टी SDL है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये दोनों ही गवर्नमेंट को पैसा लेंड करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें ये ऑलमोस्ट 6.5%, 6.25% पोस्ट टैक्स कमा सकते हैं, जो कि बेहतरीन डेट इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए 40-50% डेट में जाएगा। और सिर्फ 2 स्कीम, आपको 5 स्कीम खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंटों को पैसा दे रहे हो, तो यू डोंट नीड टू डिवर्सिफाई बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। इक्विटी स्कीम्स में बता देता हूं, HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI फोकस्ड इक्विटी। ये स्कीम्स हमने काफी और दर्शकों को भी रेकमेंड की, क्योंकि ये स्कीम्स अच्छी हैं तो किसी और के लिए अच्छी हैं, तो महेंद्र जी आपके लिए भी बेहतरीन है। तो ये हो गई आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो और 2 डेट स्कीम्स फॉर योर 35,000 बियॉन्ड द ELSS व्हिच यू पोजेस। जी, होपफुली महेंद्र जी आप हमें अब देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, आपको क्या राय दी है हमारे आज के एक्सपर्ट फिरोज अजीज ने। आपको बहुत शुभकामनाएं। और फिरोज, आपका भी धन्यवाद करते हैं, मनी गुरु में आज हमारे साथ आप इस शो में शामिल हुए। मनी गुरु में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप भी पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल तो डिटेल्स आपके सामने हैं, आप अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल भेजें, ईमेल आईडी पर सवाल भेजें, पूरा सवाल प्रॉपरली अपने फोन नंबर और अपने पूरे नाम के साथ। तो फिलहाल मनी गुरु में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।